लाइव। गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे ऑर्गेनिक का सिलेबस, और पिछले क्लास में थोड़ा नेट कमज़ोर था जिसके कारण बहुत लोग को दिक्कत आई थी। तो आज नेट का प्रॉब्लम नहीं है तो आज उतना दिक्कत आएगी नहीं, और बोर्ड देखने में प्रॉब्लम हो रहा था तो मैं उम्मीद करूंगा कि बोर्ड देखने में आज प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि बोर्ड देखने में प्रॉब्लम नहीं ना है। देख लीजिए पहले। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज हम लोग चलेंगे और बस शुरू से चलेंगे, और ये मान के हम लोग चलेंगे कि आप लोग का 11th पढ़ा हुआ नहीं है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 11th 12th में बांटा नहीं जाता है, लेकिन ये बिहार बोर्ड बांट देता है कि 11th में पढ़ना है 12th में पढ़ना है, लेकिन जनरली ये बांटा नहीं जाता है। हाँ, तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि बोर्ड तो सही होगा। अगर बोर्ड सही है तो आप लोग यस लिख के भेजें। अगर बोर्ड सही है, अगर दिक्कत नहीं है तो यस लिख के भेजें आप लोग। कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए, बहुत बढ़िया, इसका मतलब आज सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग को हम बताए थे कि जो क्लासेस अब जो चलेगी, हो सकता है कि मैं 2-4 दिन धीरे धीरे पढ़ाऊँ ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। जो क्लासेस आपको चलाया जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वह ऑफलाइन में नहीं पढ़ाया जाएगा, और ऑफलाइन में नहीं पढ़ाया जाएगा क्या मतलब आपको ऑनलाइन में ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ऑनलाइन में पढ़ने के लिए आपको मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। हाँ सर, केमिस्ट्री का पीडीएफ दीजिएगा। चलिए आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री का पीडीएफ, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, व्यवस्था कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ पीडीएफ से कुछ होगा नहीं, यहाँ सीखना पड़ेगा। चलिए जैसे हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं उस पर कुछ चर्चा करेंगे आज हम। तो सभी लोग जुड़ गए हैं, ध्यान से समझेंगे, बात को आगे बढ़ाया जाए अब। चलिए बहुत बढ़िया, अब शुरू करते हैं। आज हम चला रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। आप लोग एक बात सुने होंगे, कंपाउंड का नाम सुने होंगे, कंपाउंड का नाम सुने होंगे, सभी लोग सुने होंगे, जिसको हिंदी में यौगिक के नाम से जाना जाता है। सभी लोग जानते होंगे कि कंपाउंड को हिंदी में यौगिक कहते हैं। देखिए कितना हम शुरू से चालू कर रहे हैं ऑर्गेनिक। और क्योंकि सरकार की इच्छा नहीं है, हमारा इच्छा है कि ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दिया जाए और ऑफलाइन क्लासेस चलाया जाए, लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, ऐसा करना गलत बात है। ऑनलाइन ही मन है तो ऑनलाइन पढ़ाइए, न तो मत पढ़ाइए। ये सरकार का कहना है, हमारा कहना नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एकदम जीरो लेवल से हम लोग चलेंगे। देखिए कंपाउंड से चल रहे हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, यौगिक। जब कंपाउंड का डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया, तो कहा कि कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं। एकदम जीरो लेवल से चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक को कहा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक को कहा गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एकदम जीरो लेवल से हम लोग चल रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि आज साउंड में भी प्रॉब्लम होगा, दिखाई भी बढ़िया दे रहा होगा और साउंड में भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिए इधर। तो कंपाउंड जनरली 2 प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए कुछ लोग डर रहे हैं, सोच रहे हैं कि सर मेरा पैसा क्या होगा, ओ माय गॉड मेरा पैसा क्या होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए आपका पैसा सुरक्षित है। आप 2 बार ऑफलाइन में आके पढ़िएगा, चिंता की जरूरत नहीं है। पढ़िए, ऑनलाइन में पढ़िए मन लगा के।
चलिए 2 बार ऑफलाइन में आपको हम पढ़ाएंगे, चिंता की जरूरत नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए इधर, अब समझिए क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दोनों में आप अंतर समझ जाइएगा तब आप पढ़िएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं लेकिन वो बताते नहीं है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, पहले तो हम सिलेबस पिछले क्लास में बताए थे, लेकिन आज हम सिलेबस पर चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि पिछले क्लास में सिलेबस लिखवाए थे। ऐसे भी हम चैप्टर जब हेडिंग दबाएंगे तो आपको लिखवा देंगे कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर। आज हम पहले ये जाने कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, जिसको हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन। एकदम दिमाग में आपको बैठना चाहिए हिंदी इसका, कार्बनिक रसायन, हिंदी में कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड यौगिक के 2 भागों में बांटा गया। एक है कार्बनिक यौगिक, क्या है भैया, और एक को बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक। चलिए तो यौगिक कितने प्रकार के आपने देखा, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। एकदम पहले की बात करें, जब व्यक्ति कम पढ़ा लिखा था, बहुत कम पढ़ा लिखा था, तब उन लोग कहा कि वैसा कंपाउंड, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन नजर आ जाए वही कार्बनिक यौगिक है। सब पूछा कि अच्छा H2O, तो कहा कि कार्बन नजर आ रहा है, तो ना, तो कहा कि कार्बनिक यौगिक ना है। ये एकदम शुरू की बातें हैं, प्रारंभिक अवस्था की बातें हैं, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा था। सब कहा कि CO2, कहा कार्बन नजर आ रहा था, कहा तक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा, कहा कि CO कार्बन नजर आ रहा था कि हाँ कार्बनिक यौगिक है। लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे कि जिसमें कार्बन होगा वही कार्बनिक यौगिक होगा, जिसमें कार्बन नहीं होगा वह अकार्बनिक यौगिक होगा। पहला डायरेक्शन यही था छांटने का। लेकिन जब लोग समझदार हो गए तब यह बात पता चला लोगों को कि H2O कार्बनिक यौगिक नहीं है, तो CO2 भी कार्बनिक यौगिक नहीं है, और CO भी कार्बनिक यौगिक नहीं है। कार्बन होने से क्या होगा, वह कार्बनिक यौगिक नहीं है। बाद में पता चला कि वह कार्बनिक यौगिक नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे की कहानी। तब सब पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आपने शुरू में कहा कि कार्बन देख के पकड़ लें कि कार्बनिक यौगिक है, अब आप ही कटवा रहे हैं कि ना ना कार्बनिक यौगिक ना है, तब हम कैसे चिन्हेंगे कि कार्बनिक यौगिक है कि नहीं है। तो कहा कि कार्बन का वैसा यौगिक जिसमें कार्बन की प्रधानता हो वही कार्बनिक यौगिक है। सब लेकिन कहा ई का कहे, हम तो समझबे न किए प्रधानता का होता है। कहा कि ठीक है। अब मैं आपको बात करता हूँ बिहार के तत्काल मुख्यमंत्री, आप लोग नाम जान रहे हैं, और इनसे पहले यानी भूतपूर्व मुख्यमंत्री आप लोग नाम जानते होंगे, शायद जानते होंगे। क्या है नाम जरा बताइए तो। बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तो आप लोग जानते होंगे, तो उनका नाम था जीतन राम मांझी, शायद आप लोग जानते होंगे, जीतन राम मांझी। अब जब मांझी जी कहीं चलते थे सभा के संबोधन के लिए, तो समाज के द्वारा, मेरे द्वारा नहीं, समाज के द्वारा जो रोड किनारे खड़े रहते थे, जिनका रोड किनारे घर था, वो लोग कहते थे कि देखो मांझी जा रहा है। कुछ लोग उदंड प्रवृत्ति के होते थे, जिनको कोई मतलब ही नहीं है कैसे बोलना है, क्या करना है, वो तो सीधे दराज मारते थे, मंझिया जाए थे, वो ऐसे ही बोलते थे, जिनको कोई मतलब ही नहीं है शिष्टाचार से, वो लोग ऐसे बोलते थे। मतलब ये हुआ कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए भी मुख्यमंत्री की प्रधानता नहीं है, ठीक उसी प्रकार कार्बन रहते हुए भी इसमें कार्बन की प्रधानता नहीं है। सर कैसे बताइए, देखिए कार्बन की इसमें प्रधानता नहीं है। तब कहा गया कि कार्बन की प्रधानता नहीं है, तब हम क्या करें, आगे सुनिए। घर यानी गांव घर में, देहात में
महिलाओं को देखे होंगे कि चूल्हा पर खाना बनाते हैं। देखे आप लोग चूल्हा पर खाना बनाते हैं। ये वाला सिस्टम आप लोग देखे होंगे देहात में, ये वाला सिस्टम आप लोग देखे होंगे देहात में चूल्हा पर खाना बनता है। तो चूल्हा कई प्रकार के देहात में रहता है, जैसे इसमें आपको कोयला का उपयोग कर सकते हैं, आप गोईठा का उपयोग कर सकते हैं, लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं, जैसा उपयोग आपके पास ईंधन है वैसा उपयोग करते होंगे। लेकिन अब धीरे धीरे ज़माना समाप्त हो रहा है, अब धीरे धीरे सब घर में गैस आ गया है। हाँ, तो धीरे धीरे गैस पर भी आएंगे, एलपीजी पर आएंगे, लेकिन पहले जानेंगे तब ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तब एलपीजी पर आएंगे। तो मान लिया जाए कि इसमें कोयला का उपयोग किया गया, ठीक है। अब कोयला के उपयोग में आप लोग देखे होंगे कि जो महिलाएं कोयला से खाना बनाते हैं, एक बड़ा सा पंखा लेके बैठते हैं और इस कोयला को ऐसे ऐसे हवा देते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोयला को आप जलाइएगा बंधु तो उससे निकलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। और ये जब तक रहता है ये कोयला को लहरने नहीं देता है, लकड़ी को लहरने नहीं देता है, उपला यानी गोईठा को लहरने नहीं देता है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। जब तक ये रहता है जलने नहीं देता है। तो महिलाएं क्या करती हैं? उसको भगाने का काम करती है कि तू भाग, ऑक्सीजन को जाने दे, तब मेरा कोयला उपला ये सब गोईठा वगैरह लहरेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यह जल नहीं सकता है, पहली बात है। और जो जल सकता है उसको भी ये जलने नहीं देता है। आप लोग भी सुने होंगे कि अगर कहीं आग लग जाती है तो वहाँ पर बुताने के लिए, आग को बुझाने के लिए ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आप लोग याद होगा, रटे होंगे एकदम तोता नियत कि आग को बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। आप रेड सिलेंडर देखे होंगे पेट्रोल टंकी पर, हर जगह पर देखे होंगे कि एक रेड सिलेंडर छोटा सा इसमें पैप लगा रहता है। हम लोग को कोचिंग में भी सिलेंडर है 2-4-10 को। और हम लोग को जो सूरत में आग लगी थी तो उसी के लिए बोला गया था कि आपको कोचिंग में भी ये सब रखना है, तब कोचिंग चलाना है। आग लगी थी सूरत में, लेकिन व्यवस्था करना पड़ा बिहार में। वो बातें छोड़िए, अभी कोरोना काल चल रहा है। यहाँ भी देखिए कुछ गाइडलाइन जारी किया जाएगा, जैसे सूरत वाला मामले में गाइडलाइन जारी किया गया था, अभी भी कोरोना वाला में गाइडलाइन जारी किया गया, लेकिन अभी जाएगा। लेकिन अभी समझिए, यहाँ CO2 खुद लहरता नहीं है, लेकिन लहरता है उसको भी ये बुता देता है। खुद जलता नहीं है लेकिन जलने वाले को भी बताता है। कौन? CO2, CO, ये दोनों, इसीलिए कार्बनिक यौगिक नहीं है। लेकिन और सारे इसके कारण थे जो कार्बनिक यौगिक ना होने का ये बोध करवाता है। तो लोग कहे कि तो कार्बनिक यौगिक कहेंगे किसको? तब एक नया डिफिनेशन आया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, वह किसको कहेंगे, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक का डिफिनेशन आया कि हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ध्यान देंगे, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव, उसका व्युत्पन्न। अब व्युत्पन्न का होता है यूँ समझ लीजिए, जैसे आप कभी देखे होंगे दोस्त कि NH3 देखे होंगे, कभी ना कभी तो देखे किए होंगे, बोर्ड वोर्ड पर लिखा है NH3। इससे अगर हम H निकाल लें और इसको बना लें NH2, तो देखिए अब हम कहें आपको कि NH2 कहाँ से आएगा, तो आप यही नहीं कहिएगा कि NH3 से आया। हम कहेंगे NH2 कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो आप फिर कहिएगा कि NH3 से उत्पन्न हुआ। हम फिर पूछेंगे NH2 का व्युत्पन्न क्या है, मतलब कहाँ से बनेगा, तो NH3 से बनेगा। इसी के व्युत्पन्न कहते हैं। और एकदम व्युत्पन्न खूब आओ बढ़िया समझिए। दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको। देखिए व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। चलिए ध्यान दीजिए। जैसे आप कभी अपने जीवन में सुने होंगे CH4, देखिए तो कभी ना कभी तो अपने जीवन में मैट्रिक क्लास में अगर पढ़े होंगे तो पक्का है कि सुने होंगे CH4 नाम मीथेन। चलिए आपने मैट्रिक क्लास में सुना होगा C2H6, पक्का होगा, कहीं ना कहीं तो सुना होगा। अगर मैट्रिक क्लास पढ़े होगा तो पक्का सुना होगा। चलिए हम आपको व्युत्पन्न मान लिया कि हम क्या किए कि H हटा दिए, यहाँ भी एगो H हटा दिए, यानी हटा दिए मतलब माइनस कर दिए।
तो यहाँ से H हटाएंगे दोस्त तो क्या आएगा, CH3 से एगो H हटाएंगे तो CH2, C2H6 से अगर हम H हटाएंगे दोस्त तो स्वाभाविक है कि आ जाएगा C2H5। अब हम आपसे पुनः क्वेश्चन करेंगे कि मिथाइल किसका व्युत्पन्न है, मतलब कहाँ से बना है, तो आप कहेंगे कि मीथेन से। और इथाइल किसका व्युत्पन्न है, तो इथेन से। अगर हमारा मन है कि हम अभी तत्काल क्लोराइड जोड़ दें, अभी हमारा मन है हम नया चीज़ जोड़ सकते हैं, आपको जे दिल करे सब जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। आपका दिल करे कि ना हम अल्कोहल जोड़ेंगे, जोड़िए अल्कोहल, चलिए हम जोड़ दिए यहाँ अल्कोहल, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को व्युत्पन्न कहते हैं जहाँ से ये उत्पन्न हुआ है। तो ये डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन का, ये है हाइड्रोकार्बन, ये इसका डेरिवेटिव है, ये हुआ हाइड्रोकार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। ये हुआ हाइड्रोकार्बन, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कहता है कि हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, उसका व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बन और उसका व्युत्पन्न को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। तो मेनली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन और उसका व्युत्पन्न का अध्ययन करेंगे और वही ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आज लिखने के भी कार्यक्रम करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करें कि एक कॉपी ले, एक कलम ले और मेरे साथ लिखने का कार्यक्रम करेंगे। मैं आपको लिखवाते चलूंगा, ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट लीजिए वो मोबाइल में रह जाए, क्योंकि मैंने बोला है आपको कि इसके बाद फिर ऑर्गेनिक नहीं होगा। मतलब हर बात आपको हम लिखवाते चलेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो 2 लाइन लिखिए, उसके बाद पुनः फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेडिंग दीजिए और उसके बाद कंपाउंड लिख के 2 भागों में उसको बांटिए जल्दी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेडिंग दीजिए, कंपाउंड लिख के 2 भागों में बांटिए जल्दी जल्दी। कंपाउंड लिख के 2 भागों में सब लोग बांटे। एक तरफ लिखे कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक तरफ लिखे ऑर्गेनिक कंपाउंड, फटाक फटाक लिखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, और दूसरा तरफ लिखेंगे अकार्बनिक यौगिक, दूसरा तरफ लिखेंगे अकार्बनिक यौगिक। लाल मोहन जी, यह हिंदी मीडियम के बच्चे का क्लास चल रहा है, इसमें आपको हिंदी में ही जोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिक हिंदी में होगा नहीं, अंग्रेजी में चलेगा। आपको खास चिंता करने की जरूरत नहीं है। कंपाउंड लिख के 2 भागों में बांटिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए ऑर्गेनिक पढ़िएगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक पढ़िएगा तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, उसके बाद इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले नीचे में ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख के डैश दीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख के डैश दें, कार्बनिक यौगिक लिख के डैश दें और लिखें उसमें हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन और उसका व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन और उसका व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन और उसका व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन और उसका व्युत्पन्न को ही कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन और उसका व्युत्पन्न को ही कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। चलिए नीचे लिखे एक्सेप्शन, अपवाद, नीचे लिखे एक्सेप्शन, अपवाद। एक्सेप्शन मैं लिख देता हूं, एक्सेप्शन, रिसेप्शन नहीं। आप लोग अभी लॉकडाउन में सोच रहे होंगे रिसेप्शन सर जी नहीं बोल रहे हैं, कहीं खाए पिए के जुगाड़ तो हो नहीं रहा है भाई, कोविड का टाइम चल रहा है, अभी रिसेप्शन नहीं चलेगा, अभी एक्सेप्शन चलेगा। एक्सेप्शन हिंदी में लिखे अपवाद। चलिए अपवाद में 4 पॉइंट लिखवाएंगे, जिससे आपको परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे, चारों से क्वेश्चन आएंगे।
आप मैट्रिक में पढ़ेंगे फिर भी क्वेश्चन बनेगा, 11th में पढ़ेंगे फिर भी क्वेश्चन रहेगा, 12th में पढ़ेंगे फिर भी क्वेश्चन वहां से आएगा, और कंपटीशन देने जाएंगे वहां भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। जो 4 पॉइंट हम लिखवाने जा रहे हैं उससे एक क्वेश्चन आपका निश्चित होगा। चलिए पॉइंट नंबर पहला लिखिए, पॉइंट नंबर पहला में लिखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एवं CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 पॉइंट पहला CO2 एंड CO कार्बन मोनोऑक्साइड आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये परीक्षा में आपको आएगा, CO2 एंड CO आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक यौगिक है कि अकार्बनिक यौगिक, तो आपको बताना पड़ा कि यह कार्बनिक यौगिक नहीं है, तो भैया दूसरे तरफ कौन हो जाएगा, अकार्बनिक यौगिक। चलिए क्वेश्चन आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बनिक यौगिक है कि अकार्बनिक, तो हम बता रहे हैं कि आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब यह कार्बनिक यौगिक नहीं है, मतलब कौन साइड जाएगा, अकार्बनिक यौगिक। यानी CO2 एवं CO अकार्बनिक यौगिक है, ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। CO2 एंड CO आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपको परीक्षा में आता है कि कार्बनिक है कि अकार्बनिक। कार्बन देख के कार्बनिक में नहीं मार देना है, ध्यान रहे यह कार्बनिक यौगिक है। पॉइंट नंबर सेकंड चल रहा है, यहां तक दिमाग में बैठ गया होगा, आगे चलते हैं। चलिए सभी लोग पॉइंट सेकंड की ओर चलते हैं। पॉइंट सेकंड पर हम लोग बात करते हैं। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, याद रखिएगा, अक्सर कंपटीशन में इससे क्वेश्चन आएगा। जो मैं लिख रहा हूं ध्यान दीजिएगा, ऑल कार्बोनेट ऑफ मेटल आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले तो इस बात को लिखें, उसके बाद हम समझाने जा रहे हैं। पहले इस बात को लिखिए, ऑल कार्बोनेट ऑफ मेटल और नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले इस बात को लिखें फिर समझाने जा रहे हैं, इससे क्वेश्चन आपको आएगा। इस बात को लिखें फिर हम समझाने जा रहे हैं कि हमने लिखा क्या है, और जब आप समझ जाएंगे तो लगे कि ना हिंदी ठीक है। चलिए हिंदी प्रेमी लोग भी लिख ही लीजिए। चलिए हिंदी प्रेमी लोग अगर अंग्रेजी में लिख लिया है तो हिंदी में भी लिख लीजिए। चलिए लिखिए, धातु के सभी कार्बोनेट, धातु के सभी कार्बोनेट, सन्नी जी हिंदी में लिखिए जल्दी जल्दी। हरेंद्र जी चैनल पर पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है, लिख के भेजिए, आ रहा है कि नहीं जी। हरेंद्र जी इस चैनल पर पढ़ाई समझ में आ रहा है कि नहीं, लिख के भेजिए। चलिए हिंदी प्रेमी लोग लिखिए, धातु के सभी कार्बोनेट कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। धातु के सभी कार्बोनेट कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। धातु के सभी कार्बोनेट कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, परीक्षा में कंपटीशन में 12th में आपको क्वेश्चन रहेगा। कंपटीशन में इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, ध्यान दीजिए। यहां जैसे आपको एक कार्बन दिखाएगा ऐसे NaCO3 ऐसे 2 लगा देगा, सोडियम कार्बोनेट, ये तो वैलेंसी के लिए मैंने लगा दिया, कार्बोनेट के वैलेंसी 2 होती है इसलिए मैंने लगा दिया। आपको भी लगा देगा ऐसे K2CO3, आपको लगा देगा ऐसे CaCO3, ठीक है। आपने क्या किया कि इसमें कार्बन देखा, कार्बनिक में मार उड़ के ठीक हो गए। आप इस कंपाउंड में कार्बन देखा और कार्बनिक यौगिक में टिक लगा के ठीक कर दिए। आपने इस
इस प्रकार के यौगिक में कार्बन दिखा और कार्बनिक यौगिक में टिक लगा के ठीक हो गए। तो जैसे ही आपको कार्बन नजर आया मतलब आपके दिमाग में बैठ गया कि यह कार्बनिक यौगिक है, लेकिन नहीं है, यह कार्बनिक यौगिक नहीं है। हमने यही लिखवाया एक्सेप्शन में कि ऑल कार्बोनेट ऑफ मेटल आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। धातु के जितने भी कार्बोनेट हैं वह ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते, क्योंकि उसमें कार्बन की प्रधानता नहीं होती है, इसमें सोडियम की प्रधानता होती है। क्लियर? अब ध्यान हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, तो कहता है कि ऑल कार्बोनेट ऑफ मेटल आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सब आप बातें आप समझ गए कि जितने भी कार्बोनेट है आपको दिखाएगा, पूछेगा कि कार्बोनेट जो है वह कार्बनिक यौगिक है कि नहीं है, तो आपको कह देना है कि यह कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो एग्जाम्पल में जैसे लिखिए, एग्जाम्पल, ये सब कार्बनिक यौगिक नहीं है। मैं सब बात लिखवाते चल रहा हूँ, इसीलिए पढ़ाई फिर आगे चल के नहीं होगी। चलिए सब लिखते चलिए, ये सब कार्बनिक यौगिक नहीं है। आप अपने से भी एग्जाम्पल एक दूगो बना सकते हैं, जैसे आप अपने से ले सकते हैं ZnCO3। सर ये एग्जाम्पल हम बनाए हैं, बहुत बढ़िया, बनाइए। आप और एग्जाम्पल बना सकते हैं MgCO3, बनाइए। धातु के कार्बोनेट खाली बनाइएगा, ये सब सभी एग्जाम्पल कार्बनिक यौगिक नहीं है। चलिए पॉइंट नंबर ये चले हम लोग। तो आप ये बताइए कि अब आपको हम क्वेश्चन देंगे, कंपटीशन का बना देंगे। चलिए आपको क्वेश्चन देगा, बनाने के लिए कहेगा यस या नो में जवाब भेजना है कमेंट्स में करके, ठीक है। आपको क्वेश्चन का जवाब यस या नो में भेजना है। आपको क्वेश्चन रहेगा कि बेरिलियम कार्बोनेट, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, कहेगा बेरिलियम कार्बोनेट, क्वेश्चन यही है, कार्बनिक होगा कि नहीं, यस या नो। जल्दी कमेंट में आंसर भेजें, जल्दी। BeCO3 जल्दी बताइए, यस या नो। जल्दी सभी लोग आंसर भेजिए, होगा या नहीं होगा, जल्दी बताइए, देर नहीं करना। BeCO3 होगा या नहीं होगा, जल्दी बताइए। भैया अभी हम बताए थे बेरिलियम धातु है, और धातु के जितने भी कार्बोनेट होते हैं वह कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। आपको दे देगा BaCO3, तो क्या है, बेरियम धातु है और इसका यानी कार्बोनेट कार्बनिक यौगिक नहीं होता है। तो ऑल कार्बोनेट ऑफ मेटल आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान में रखिएगा बात, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट, फिर क्वेश्चन आपको हम देंगे बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट लिखते हैं, पहले लिखते हैं उसके बाद समझेंगे। आप लोग कार्बन देख के कार्बनिक यौगिक क्या पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। तीसरा पॉइंट में है ऑल बाई कार्बोनेट, लिखते भी चलेंगे मेरे साथ क्योंकि जल्दी होगा आप ही का। ऑल बाई कार्बोनेट ऑफ मेटल, मैं बोल भी रहा हूं, ऑल बाई कार्बोनेट ऑफ मेटल आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए, ऑल बाई कार्बोनेट ऑफ मेटल आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, पहले इतना बात लिख ले, उसके बाद एग्जाम्पल चलेंगे। पहले इंग्लिश में लिख ले, मैं आपको हिंदी प्रेमी वाला को लिखवाऊंगा। कहने की जरूरत नहीं है कि हिंदी में लिखवाइए सर, मैं लिखवाऊंगा हिंदी में। चलिए भाई हिंदी प्रेमी लोग लिखिए, चलिए भैया लिखिए। आदित्य राज कहना है कि कमेंट पर ध्यान दीजिए सर, तब पढ़ाई पर ध्यान कौन देगा सर। चलिए हिंदी वाले लिखिए लोग। धातु के सभी बाई कार्बोनेट, धातु के सभी बाई कार्बोनेट, धातु के सभी बाई कार्बोनेट, धातु के सभी बाई कार्बोनेट। मैं आपका फेयर कॉपी बनवाते जा रहा हूं, ध्यान से लिखते चलिएगा।
धातु के सभी बाइकार्बोनेट, धातु के सभी बाइकार्बोनेट कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। धातु के सभी बाइकार्बोनेट कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लिख लिए होंगे। सर एग्जाम्पल बताइए सर, लीजिए एग्जाम्पल लीजिए जी, ध्यान दीजिए एग्जाम्पल पर। बाइकार्बोनेट मतवाल NaHCO3 दिख रहा है कार्बन, लेकिन कार्बनिक यौगिक नहीं है। पूरा नाम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे आपको दे देगा KHCO3, नाम हो गया पोटासियम बाइकार्बोनेट। जैसे आपको दे देगा CaHCO3, ये वैलेंसी के लिए 2 लिखे हैं और कुछ अलग से मामला नहीं। कैल्शियम के वैलेंसी 2 था, इसीलिए हम लोग 2 लिखे हैं, अलग से कोई मामला ही नहीं है। ठीक है, देखिए इन्हें सोडियम के वैलेंसी 1 थी, पोटेशियम की वैलेंसी 1 थी, तो एक छुपल रहता है, लिखने की जरूरत है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटासियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, जिंक बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, जितने भी बाइकार्बोनेट है वह ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं। तो एग्जाम्पल में लिखिए, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें यस या नो में कमेंट्स में जवाब देंगे कि यह होगा कि नहीं होगा, क्या कि दिमाग आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जल्दी इतना लिखिए एग्जाम्पल में, फिर हम लोग क्वेश्चन दें आपको। चलिए जल्दी लिखिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप कमेंट्स में यस या नो में एक जवाब लिख के भेजेंगे कि यह होगा कि नहीं होगा। जल्दीबाजी में परीक्षा में सिंपल क्वेश्चन देगा, कहेगा MgHCO3 का होल ट्वाइस कार्बनिक है कि नहीं, यस या नो में जवाब देना। जल्दी आपको जवाब देना है, जल्दी जवाब दीजिए, बैठल नहीं रहना है, जल्दी भेजिए। यस या नो भेजना है, कुछ नहीं भेजना है, यस या नो भेजना है, जल्दी भेजिए। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कार्बनिक यौगिक होगा कि नहीं? सन्नी जी आपका माथा काम नहीं कर रहा है, तनी माथा लगाइए। आप इतना जल्दी जल्दी बोलाइएगा तो कैसे काम चलेगा। मैं क्लास में नोट्स बनाते चल रहा हूं, सभी लोग को कोशिश कीजिए कि बता दीजिए, पुनः पढ़ाई नहीं होगी। ये मेरी इच्छा नहीं है, सरकार की इच्छा है। कोचिंग क्लास खोल दिया तो जेल भेज देंगे, ये हमारी इच्छा नहीं है। सरकार कह रहा है कोचिंग क्लास नहीं खोलना है। हाँ, दारू दुकान चल सकता है, कोचिंग क्लास पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं। यह सरकार का कहना है, पढ़ाई लिखाई की बात करोगे सीधे जेल जाओगे। जाके सरकार से बात कीजिए, क्यों उनको पढ़ाई से इतना ऐतराज है। पढ़ाई के नाम लेते ही जेल भेजने की बात करते हैं। चलिए भैया, मैं इसको मिटा रहा हूं। बहुत लोग आंसर भेजे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए मैं मिटा रहा हूं, पॉइंट नंबर 4 चलेंगे हम लोग। चलिए तो पॉइंट नंबर 4 में लिखिए आप लोग। मैं तो यहां चेंज करूंगा, बाकी सब जगह मेरा वही रहेगा। ऑल कार्बाइड मैं लिख दिया पॉइंट नंबर 4। मैं यहां 3 से 4 भी कर लेता हूं। 3 से मेरा 4 हो गया, मेरा एग्जाम्पल लिखना बाकी रह गया। आप लोग लिखिए अपना। मैं पॉइंट नंबर 4 लिख चुका हूं। आप लोग पहले इसको लिख लो, मैं उसके बाद हिंदी में लिखवा देता हूं। सब लोग को नोट बनाते चलेंगे अपना।
बाद में कहने के लिए नहीं कि मेरा नोट नहीं बना। दिलखुश भैया ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। ये मोदी जी या तेजस्वी जी मूर्ख बनावे के चक्कर में रहते हैं सब जनता के, उस सब के चक्कर में रहिएगा तो पागल हो जाइएगा। भारत सरकार या बिहार सरकार या किसी भी सरकार को मात्र एक ही मकसद होता है, पब्लिक ना पढ़े, और ना पढ़ने के लिए हम क्या क्या फंडा लगा सकते हैं वो बात दिमाग लगाते रहता है। उसके फेरा में रहिएगा, अनपढ़ रख देगा। वो तो चाहता है कि कोई ना पढ़े, हमारे बाल बच्चा खाली पढ़े। चलिए लिख लिए, हिंदी प्रेमी लोग लिखिए जल्दी फटाक से। धातु के सभी कार्बाइड, धातु के सभी कार्बाइड, धातु के सभी कार्बाइड, धातु के सभी कार्बाइड, मैं लिख दिया हूं बोर्ड पर। धातु के सभी कार्बाइड, धातु के सभी कार्बाइड, धातु के सभी कार्बाइड कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। धातु के सभी कार्बाइड कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। अभिषेक जी भी पागल हो गए हैं नेता के चक्कर में। कैसे कैसे लोग हैं आज के युवा, समझ में नहीं आ रहा, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पागल का नेता का काम है लोगों को पागल बनाना। नेता का जलम घुट्टी कभी ना पिए, वो कभी नहीं चाहता है कि पब्लिक पढ़े। धरती का कोई नेता नहीं चाहता कि पब्लिक पढ़े और समझदार हो, क्योंकि आप पढ़ लिख जाएंगे तो नेता का वोट नहीं देंगे। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप पढ़े लिखें। अभिषेक जी इस बात को ध्यान दें, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो। ध्यान दीजिए, इधर एग्जाम्पल आते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर कार्बाइड का मतलब क्या होता है। तो कार्बाइड का मतलब यही होता है जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। जैसे आम पकाना है आपको तो बाजार से खरीद के लाते हैं। क्या खरीद के लाते हैं बताइए जल्दी। आम को पकाना है तो बाजार से कुछ खरीद के लाते होंगे ना, बताइए क्या खरीद के लाते हैं। तो सर जी हम तो कार्बाइड नहीं लाते हैं, तो क्या लाते हैं। तो देहात में उसका नाम दूसरा चीज़ है, आप लोग बताइए। तो हम तो कार्बाइड ही जानते हैं, देहात में बताइए। कार्बेट, हाँ देखिए भाई साहब कार्बेट, चलिए बता दिए। चलिए तो देहात में इसको हम लोग कार्बेट कहते हैं। आम कोई सब पका हुआ तो कार्बेट से, लेकिन कार्बेट नहीं होता है मेरे दोस्त, उसका सही नाम होता है कार्बाइड, जिसको हम लोग कार्बेट कार्बेट कहते रहते हैं। तो वह कार्बाइड होता है। चलिए अब सुनिए आगे मेरे दोस्त। और जो आम पकाते हैं दोस्त उसका फार्मूला होता है CaC2। क्या फार्मूला होता है? CaC2, कैल्शियम कार्बाइड। इससे हम लोग एसिटिलीन गैस की प्राप्ति कर लेते हैं, और इससे जो एसिटिलीन गैस बनता है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो इथिलीन गैस बनाते हैं, इथीन गैस बनाते हैं, उससे भी पकाया जाता है। तो इससे एसिटिलीन गैस बनता है, वही से आम पकता है। ठीक है, तो ये है कैल्शियम कार्बाइड। आपको मन में है कि सर और एग्जाम्पल लिखवाइए, तो जिंक कार्बाइड लिख लीजिए, इत्यादि मार लीजिए। तो कैल्शियम कार्बाइड, जिंक कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड, ये सब जितने भी कार्बाइड हैं वो कार्बनिक यौगिक नहीं है। इस पर ध्यान आपको देना पड़ेगा, ये सब कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो एक खास करके क्वेश्चन आता है परीक्षा में, कैल्शियम कार्बाइड कार्बनिक यौगिक होगा कि अकार्बनिक। तो आप समझ रहे हैं कि आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। मतलब ये कौन यौगिक है? अकार्बनिक यौगिक। यहाँ तक क्लियर सब लोग का? तो इतना हम एक्सेप्शन आपको बताए। ये सब खाली कार्बनिक यौगिक पर चर्चा किए हैं, ऑर्गेनिक अब चालू होगा। जितने सारे क्वेश्चन आते हैं इससे, इतना सारा चर्चा हम लोग चले। अब आप लोग को कुछ कहानी के बारे में बताएंगे। 10 मिनट की कहानी है जिससे परीक्षा में 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, और एक क्वेश्चन आएगा। 5 क्वेश्चन हम बनाएंगे यहाँ ऑब्जेक्टिव, आप परीक्षा में एक क्वेश्चन आएगा। लेकिन उस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ रटना उठना नहीं है, सिर्फ कहानी सुनना है बस।
10 मिनट की कहानी चलेगी, उस कहानी पर आपको गौर करना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, मैं इसको रहने देता हूँ। आप लोग 10 मिनट की कहानी सुनेंगे और उसके बाद क्वेश्चन 5 आएंगे। मैं 5 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछूंगा, कहानी इसके अंतर्गत से ही रहेंगे और आपको बनाना रहेगा, ठीक है। अब देखिए, जिसको पढ़ना नहीं है और वह कुछ और फिजिक्स के बारे में पूछते रहेंगे। अब उनको हम कह रहे हैं, आप पूछ रहे हैं भाई साहब राहुल जी एसिटिलीन क्या होता है? मैट्रिक में आप पढ़े होंगे भैया, एसिटिलीन गैस जिसका फार्मूला होता है C2H2, और आप लोग संरचना सूत्र भी लिखे होंगे C≡C। मैं यहाँ भी एसिटिलीन पढ़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। आप लोग मैट्रिक क्लास में एसिटिलीन पढ़े होंगे, यहाँ भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन अब कहानी पर ध्यान देते हैं। क्या कहानी है? चलिए, कहानी क्या है उस पर ध्यान देंगे। अब सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? आप सभी लोग जानते हैं, H लिखते हैं सर। कार्बन को शॉर्टकट में यानी संकेत में क्या लिखते हैं? C लिखते हैं। सोडियम को क्या लिखते हैं? Na लिखते हैं। देखिए कहाँ इतना बेसिक से चल रहा है। पोटेशियम को क्या लिखते हैं? K लिखते हैं। लेकिन ये सभी संकेत 1803 के पहले नहीं था। 1803 के पहले अगर किसी को कार्बन लिखना रहता था तो C नहीं लिखता था। तब प्रश्न उठ रहा होगा कि सर जी जब C नहीं लिखता था तो लिखता कुछ था? हाँ, लिखता क्या था? तो अगर किसी को कार्बन के संकेत लिखना रहता था तो क्या करता था बेचारा कि ऐसे एगो गोल बना देता था और करिया रंग से रंग देता था और ब्लैक ब्लैक दिखाता था और कहता था कि यही कार्बन हवल्ला। सब पूछा कि कैसे कार्बन है? हम तो ना मानेंगे। कहा कि कार्बन है जो लैटिन शब्द कार्बो से बना है, जिसका मतलब काला चट्टान, काला पहाड़, काला चीज होता है। लोग ऐसा बताए तो कहा कि अच्छा ठीक है, कार्बन लिख रहती तो ऐसे लिखबे। जनता और चलाक, जनता तुरंत क्वेश्चन कर दिया कि अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड लिख रहा था ता कैसे लिखबे? तो कहा कि होलो कार्बन आई होलो डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कब? 1803 के पहले की घटना। ये सभी घटना, ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये सभी घटना बैठ के बर्जिलियस देख रहा था। ये सभी घटना बर्जिलियस देख रहा था कि क्या क्या हो रहा है यहां। ओम का नियम हर साल बदल जाता है, बताइए भाई साहब राहुल जी। ओम का नियम हर साल बदल जाता है। हम अगला साल आएंगे तो एसिटिलीन का फार्मूला C2H2 ना लिख के क्या लिखेंगे? राहुल जी हमें बताइए, राहुल जी हमें बताइए, अगला साल एसिटिलीन का फार्मूला हम C2H2 के अलावा क्या लिखेंगे? हमें जवाब दीजिए राहुल जी, जल्दी जवाब दीजिए। चलिए राहुल जी पीछे हो गए जवाब देने में, नहीं जवाब दे। जान रहे थे कि क्या हम जवाब दे। मतलब नियम कानून वही रहता है। अब वो हटा देगा, कार्बनिक को नहीं पढ़ना रहेगा तो फिर हम ही कहानी चेंज कर देंगे। चलिए, तो ये जो नियम दिया था ये हम अपने मन से नहीं सुना रहे हैं, ये जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। अब जॉन डाल्टन को हम छोड़ तो नहीं सकते हैं। आप लोग भी जॉन डाल्टन का नाम सुने होंगे, लेकिन जॉन डाल्टन के बात ध्यान से बर्जिलियस बैठ के खूब बढ़िया से सुन रहा था। अब बैठ के बर्जिलियस सुन रहा था तो कहा कि ये सब जॉन डाल्टन के चक्कर में रहोगे तब पगला जाओगे। हम कहते हैं जे सुनो। सब कहा कि तो तू ही कहो बर्जिलियस क्या कहना है जे? तो कहा कि कोई भी तत्व का संकेत लिखना होगा तो हिंदी से अंग्रेजी में लिखो, अंग्रेजी का पहला अक्षर लिखो, बात बन जाएगा। फिर बर्जिलियस 4 नियम संकेत लिखने के लिए दिया, जिससे हाइड्रोजन, कार्बन, सोडियम, वोडियम सब के संकेत लिखा गए।
बर्जिलियस संकेत लिखने के लिए 4 नियम दिया था और उस नियम के अंतर्गत सभी तत्वों का संकेत लिख दिया गया। तो केमिस्ट्री में नाम अगर किसी का चला तो बर्जिलियस का चला। और बर्जिलियस 1803 के बाद धरती के रंगमंच पे बहुत नाम कमाया। इतना नाम कमाया कि 1815 ईस्वी आते एगो ब्लंडर मिस्टेक कर दिया। कौन? जो नाम कमा रहा था, बर्जिलियस। 1815 में एगो ब्लंडर मिस्टेक का किया को कहा कि धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कार्बनिक यौगिक को बना सकता है। सब पूछा कि काहे नहीं बना सकता है कार्बनिक यौगिक को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को? तो कहा कि इसको बनाया नहीं जा सकता है, यह कुदरत का देन है, यह भगवानी देन है। वो कहा कि यह विटाल कार्बनिक यौगिक बनाने का ताकत इंसान में नहीं, इसमें है। फोर्स का मतलब ताकत, ऐसे होता है बल, लेकिन हम लोग ठेठ में समझेंगे ताकत। इंसान में वो ताकत नहीं है जो कार्बनिक यौगिक बना सकता है। कौन बना सकता है? तो विटाल फोर्स बना सकता है। वो कहा कि विटाल फोर्स क्या है बताओ? कहा कि विटाल फोर्स का मतलब होता है रहस्यमय ढंग से। कौन ढंग से? रहस्यमय ढंग से यह बनता है और रहस्यमय कार्यक्रम भगवान ने करते हैं। और ये कहाँ कहाँ करते हैं? तो कहा कि सबसे पहले किंगडम, हिंदी बोलिए सर, वनस्पति और एनिमल्स, जीव जंतु, यानी किंगडम एनिमल्स में यह ताकत पाया जाता है। रहस्यमय ढंग से वहीं रहता है, वहीं बनता है। मनुष्य अपना मन से नहीं बना सकता है, यानी कोई भी मनुष्य प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक को नहीं बना सकता है। यह कहना किसका था? बर्जिलियस के। यह कथन कब दिया? 1815 में। जब बर्जिलियस यह थ्योरी दिया कि कोई भी व्यक्ति नहीं बना सकता है, तब उस थ्योरी का नाम पड़ गया विटाल फोर्स थ्योरी। हिंदी में कहते हैं जैव शक्ति का सिद्धांत। जैव शक्ति का सिद्धांत कब दिया गया? 1815 में। किसने दिया? तो बर्जिलियस ने। उनके अनुसार कहना यह था कि कोई भी कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है। इसका मुख्य स्रोत जीव जंतु और वनस्पति हैं। हम लोग प्रयोगशाला में बैठ के नहीं बना सकते हैं। देखिए, सबके बात ध्यान से कोई ना कोई सुनते रहता है। हमरो बात के कोई ना कोई लेकर एकदम ध्यान से सुन रहा होगा, और कोई बैठ के जरा मन नहीं लग रहा होगा, लाओ तनी कमेंट में भेज ले, कुछ न मन करी थे, सुनिए मजा ना आवे तो कुछ भेज दे, कुछ मास्टरवा के इन्होंने करते रही दिमागवा इन्होंने। भैया आप का दिमाग इधर उधर कीजिएगा, आप तो खुद आपका दिमाग गड़बड़ाल है। ध्यान दीजिए, अगर परीक्षा पास होना है तब, अगर परीक्षा पास नहीं होना तो हम क्या करें? चलिए ध्यान दीजिए इधर। बर्जिलियस की बात ध्यान से कोई ना कोई सुन रहा था। जो ध्यान से सुन रहा था उसका नाम था बहुलर। ऐसे लिखते हैं बहेलर लेकिन पढ़ते हैं बहुलर। बहुलर का ध्यान से सुन रहा था कि बर्जिलियस कह रहा है कि कोई बनाएगा नहीं। सुनते सुनते एक दिन बर्जिलियस गया बाजार। अब बाजार से उन्हें लौट के आ रहा था। सर कौन दिन गया था? तो दिन नहीं लिखल था, ईस्वी था 1828। मतलब 1828 ईस्वी में अगर दिन तारीख रहता तो हम जरूर लिख देते हैं फलना जून फलना अगस्त, जरूर कुछ ना कुछ लिख ही देते। चलिए, तो 1828 ईस्वी में बेचारा ये बाजार से लौट के आ रहा था। देखा बर्जिलियस के घर में बहुत ज़्यादा भीड़ था। कौन गया बाजार? तो बर्जिलियस। लौट के जब आके देखा तो उसके घर के बाहर बहुत भीड़ था। आप भी मार्केट जाएं और आपके घर के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़, गांव के सभी लोग जुट जाएं तो आपके भी दिमाग में लगेगा कि पता ना आज कहाँ हो गया है। गाँव के सभी लोग हमारे दरवाजा पर आए, लगता है कि जरूर न जरूर कुछ न कुछ घटना घटा ही होगा, इसी के कारण आज गाँव वाला सभी लोग आए हैं। बहुलर भी दूर से सोचने लगता है कुछ ना कुछ घटना घटा है। बेचारा धीरे धीरे अपने घर के नज़दीक आता है तो देखता है कि बहुत लोग जुटे हुए हैं। बर्जिलियस पूछा क्या हुआ? लोग को है कि अंत हो गया। वो डर गया कि किसका अंत हो गया। कहा कि आप जो थ्योरी नहीं दिए थे, विटाल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति का सिद्धांत, वो गेल लो, वो ना रह लो, अब गेल लो। और नज़दीक जब लैब में जाता है तब देखता है कि चुपचाप बहुलर खड़ा है। पता क्या हुआ? बहुलर कहा कि सर हम कुछ नहीं किए, हम तो कर कुछ और रहे थे, हो गया कुछ और।
हम तो बैठल बैठल का कर रहे थे वो पहले आपको हम बताते हैं ताकि आप खिसियाई ना हमरा पर। पहले सुन लीजिए हमारा पूरा बात, होकर बाद कुछ कहिएगा आप। हम का कर रहे थे सुनिए। हम का किए ना कि NH4CnO यानी अमोनियम साइनेट को हम गर्म करके देख रहे थे कि होता है कोची। जैसे कुछ लोग यहाँ ध्यान से पढ़ते पढ़ते कमेंट्स करके देखते हैं कि देखा ही कमेंट्स करके का रिप्लाई आवा है। बेचारा यूँ अमोनियम साइनेट को गर्म किया और जब गर्म किया तो देखा कि NH2CONH2 बना, जिसका नाम है यूरिया। बर्जिलियस कहा कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तूने जो गर्म किया वो पदार्थ जो बनाया उससे किसी को दिक्कत नहीं है, हमने रोक लगाया था तूने बना दिया, अच्छा बात है, हदियाने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, तोरा प्रमोशन हो गया, आज से लैब के मालिक तू, हमारा करो छुट्टी। लेकिन भी सोच रहा होगा कि सर हम ध्यान से आपके बात के सुने हैं, आज से आपको छुट्टी, आप पढ़ावें कल से हम। हाँ, यूरिया खाद जो बोरे बोरे लाते हैं बाजार से, हाँ वही। अब सुनिए आगे, लैब का मालिक कौन बन गया 1828 में? बर्जिलियस से बहुलर। अब बहुलर जब लैब का मालिक बन गया तब कहानी उल्टा हो गया। अब कहानी उल्टा का हो गया कि बहुलर का किया कि पेपर में ऐड निकलवा दिया, प्रचार निकलवा दिया कि जो व्यक्ति कार्बनिक कोई खोजेगा उसको हम प्राइज देंगे, नोबेल पुरस्कार में नाम आ जाएगा, जीके में नाम छप जाएगा, वैज्ञानिक में नाम आ जाएगा। सब कहते एकरा से का होते नाम आवे से। तो फिर समझाया बहुलर कि देखिए ओम साहब रह गए कि चल गए, तो वो तो निकल गए, नाम है ना ओम के नियम। आइंस्टीन कहा वो चल गए तो नाम है ना। गैलीलियो चल गए, नाम जिंदा है ना। तो जिंदा अगर रखना है नाम तो कुछ ना कुछ खोज ही पड़ेगा। सब आदमी सोचा कि तो इसमें तो मर ही जाएंगे, कीड़ा मकोड़ा नहीं है, लाओ कुछ खोज ही के मरेंगे। आदमी की प्रतिस्पर्धा जागा। 1828 में खोज चालू हुआ। ये खोज कब चालू हुआ? 1828 में। लगभग 70 साल बीतते बीतते 72 साल बीतते बीतते 1900 ईस्वी आ गया। उन्हें बहुलर हल्ला कर रहा है कि रुको अब मत खोजो। इतना सारा खोज दिया। सब पूछा कितना हो गया सर? कहा कि 10 लाख। 17 साल में 10 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड का खोज हो गया। सब पूछा क्या ही सर ये वाला के कीजिएगा कोची? तो का किया कि आधा के दवाई बना दिया। मेडिकल स्टोर पर आप जो दवा देखते हो यह कार्बनिक यौगिक का ही देन है कि वह दवा बना। मेडिकल स्टोर खुल गया लेकिन कोई खरीदे ना आवे। कहा कि ठहरो नहीं खरीद रहा, हम दिमाग लगाते हैं। आधा से दवा बीके वाला चीज़ बना दिया, जैसे बम बारूद, पटाखा पटाखा। आप जैसे एटम बम छोड़िएगा, दीपावली में तो छोड़ते ही होंगे, हाथ फटेगा, दौड़ के कहाँ जाइएगा? मेडिकल स्टोर पर डॉक्टर के पास इंजेक्शन सुई दर्द दवाई लगाएगा ही, दवाई बिकना चालू हो गया। मतलब आधा से दवाई बना दिया और आधा से दवाई बिके वाला सामान बना दिया। देखिए कैसे कार्यक्रम चालू हो गया। जो मेडिकल में जितना भी दवा उपलब्ध देख रहे हो ये सब 1828 के बाद आई। अब हम लोग बहुलर ना होता तो दवा भी नहीं आता। उसके बाद बहुत सारा रोग आया और सबका दवाई आ गया। लेकिन मैं ये ऑब्जेक्टिव एक और बता देता हूँ, ऐसे आप लोग भी बताएंगे हमें, लेकिन पहले कुछ ऑब्जेक्टिव मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक ना? कमेंट में आप लोग जवाब भेजेंगे। मेरा क्वेश्चन आप ध्यान से सुनेंगे, मैं आपका कमेंट सुनूंगा, देखूंगा। चलिए मैं आपका क्वेश्चन कर रहा हूँ। चलिए आप लोग, चलिए क्वेश्चन बताइए। जैव शक्ति का सिद्धांत विटाल फोर्स थ्योरी किसने दिया? कमेंट में आंसर भेजिए जल्दी। विटाल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? जल्दी। और बगल में ईस्वी भी लिख दीजिएगा, बगल में ईस्वी भी लिख दीजिएगा। विटाल फोर्स थ्योरी किसने बनाया, किसने दिया? विटाल फोर्स थ्योरी। दिलखुश भैया, मजा ऐसे नहीं आता है, आपको लिखना था किसने भेजा, किसने बनाया विटाल फोर्स थ्योरी।
देखिए अनीश जी क्या कर रहे हैं, तना कहते गड़बड़ाल हैं आप लोग। विटाल फोर्स थ्योरी बर्जिलियस ने दिया, कितना कहानी सुना है बता, कब दिया, तो 1815 में। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, ऑब्जेक्टिव आएगा परीक्षा में, आपको सब गड़बड़ा रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन सुनेंगे, जैव शक्ति का सिद्धांत विटाल फोर्स थ्योरी का अंत किसने किया और कब, बगल में इसमें भी लिखना है। विटाल फोर्स थ्योरी का अंत किसने किया और बगल इसमें डालिए। बॉलर 1828, ठीक है, आप जैसे लिखना हो बॉलर लिखें। मैं बॉलर जब लिखवाऊंगा तो शुद्ध में लिखवा दूंगा कि डब्लू से होता है, मैं लिखवा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं लिखवा दूंगा। जितना बातें सब रिएक्शन वगैरह सब हम लिखवा देंगे, लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव लिखवा देंगे। चलिए मेरे तरफ से एक ऑब्जेक्टिव सभी लोग के लिए, देखते हैं कितना लोग आंसर भेजते हैं। मेरे तरफ से एक ऑब्जेक्टिव, देखते हैं कितना लोग भेजते हैं आंसर। चलिए एक ऑब्जेक्टिव, कितना लोग को जानकारी है, 50 बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं कितना लोग का जानकारी है। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक, जल्दी बताइए। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक मैंने बताया है अभी, बताइए जल्दी। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक, जल्दी बताइए, ऑब्जेक्टिव आएगा परीक्षा में, जल्दी बताइए। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक, जल्दी बताइए। मनीष भैया गड़बड़ा रहे हैं आप। चलिए यूरिया बहुत लोग भेजे हैं, बहुत लोग तो चुपचाप हैं, हमरा उससे काम मतलब है, हमरा उससे मतलब ना है, हम थोड़ी पढ़ी थी। चलिए प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया था। चलिए आप सभी लोग के लिए मेरे तरफ से क्वेश्चन जो अभी हम नहीं बताए हैं, लेकिन शायद आप लोग जानते होंगे तो बताएंगे, कहीं पढ़े होंगे तो जरूर बताएंगे। चलिए प्रयोगशाला में बनने वाला दूसरा कार्बनिक यौगिक, प्रयोगशाला में बनने वाला दूसरा कार्बनिक यौगिक, पहला तो बनाया था बहुलर, और दूसरा कौन बनाया और कौन सा बना था उसका नाम बताइए, साइंटिस्ट का नाम भी बगल में लिख दीजिए। दूसरा कार्बनिक यौगिक बताइए क्या है और बगल में साइंटिस्ट का नाम भी लिखिए। प्रयोगशाला में बनने वाला दूसरा कार्बनिक यौगिक, मैं आपका कमेंट्स देख रहा हूं, बहुत लोग कहते हैं सर कमेंट्स नहीं देखते हैं, मैं आपका कमेंट्स देख रहा हूं। गुड्डू जी नहीं पढ़ने का मन है बाहर जाइए, ग्रुप में बैठ के बदमाशी नहीं कीजिए। गुड्डू जी मैं आपका खास कह रहा हूं, आपको बदमाशी ना करें। नहीं मालूम तो स्वेच्छा से लिख के भेज दीजिए, नहीं मालूम है सर, बहुत अच्छा, जो लिख के भेज दिए स्वेच्छा से, बहुत बढ़िया। लवली कुमारी एसेटिक एसिड, बहुत बढ़िया, सही जवाब लवली कुमारी अभी तक दिए हैं, सही जवाब। किसने बनाया था एसेटिक एसिड, आप ब्रैकेट में भी लिख दो, लवली कुमारी एसेटिक एसिड किसने बनाया। ऑनेस्टी इज वेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो मैं लिखवाऊंगा, आज मैं बता देता हूं, बहुत बढ़िया बात, नहीं जानकारी कोई दिक्कत नहीं। तो सही जवाब तो हमने बता ही दिया था कि एसेटिक एसिड बनाया था, बनाने वाला का नाम था कोल्बे, कोल्बे, कोल्बे। और मैं आपको 12th में रिएक्शन भी पढ़ाऊंगा, कोल्बे का रिएक्शन मैं पढ़ाऊंगा, कोल्बे, कोल्बे का रिएक्शन यानी कोल्बेज रिएक्शन। और परीक्षा में ही फिक्स रहता है 2 नंबर हाई नंबर में, आपको परीक्षा में आएगा कोल्बे के अभिक्रिया को लिख